हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर नंबर 22 करेंगे, जो कि है पार्लियामेंट। इससे पहले ये जो वीडियो थी, कल की वीडियो में हमने चैप्टर 21 कैबिनेट कमेटी से जो भी क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंड आई होप आपको एक भी क्वेश्चंस में डाउट ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये जो चैप्टर है पार्लियामेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे लक्ष्मीकांत का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है स्टेट लेजिस्लेचर, वैसे यूनियन गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जहाँ पे लॉज को बनाया जाता है वो क्या होता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा और आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन आप देखोगे कि पार्लियामेंट इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारे पार्लियामेंट है उससे काफ़ी सेंट्रल पोजीशन है उसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमने हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जिसको हम वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि वेट मिनिस्टर एक जगह है लंदन में, ब्रिटेन में, एंड वहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट भी सिचुएटेड है, तो इसलिए इसको वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, किसको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब हमारा जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहाँ पे बेसिकली मेंशन की गई हैं, तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल्स नंबर 79 से लेके 122 आर्टिकल्स में आपको पार्लियामेंट के बारे में देखने को मिलेगा। और पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। अब ये जो आर्टिकल्स है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका कंपोजिशन कैसा है, ड्यूरेशन कितना होता है लोकसभा राज्यसभा का, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, प्रिविलेजेस जो मिली हुई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखेंगे, एंड कौन कौन सी पावर्स मिली है लोकसभा राज्यसभा को। तो ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट में आती है वो सब चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट में आपको 3 चीज़ें दिखती है। पहला आपको लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। देन राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल्दो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते, बट वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, बिकॉज प्रेसिडेंट हम पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं है, बट वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। बिकॉज जो भी बिल्स वगैरह पास किए जाते दोनों हाउसेस से, जब तक प्रेसिडेंट की उसमें स्टैंप ना लगे, उसमें सिग्नेचर ना हो, प्रेसिडेंट उसको एसेंट ना दे दे, तब तक वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी लोकसभा है उसमें कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग यहाँ पे किस तरह से इलेक्शन होके आते हैं, तो एक एक चीज़ हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेंशन की गई है वो है 552, जिसमें से 530 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, 20 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरी के, एंड 2 जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बेसिकली वो कम्युनिटी है, जब आप सोच सकते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे तो कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडियन वुमेन से शादी कर ली होगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स होंगे जो इंडिया में रहना चाहते होंगे, और वो वापस ब्रिटेन नहीं गए, बट इंडिया में ही उन्होंने, क्योंकि उनकी फैमिली सेटअप हो गई है तो वो यहीं पे रहने लग गए थे। तो इस कम्युनिटी का जो भी इश्यूज़ है, इनका कैसे वेलफेयर करना है, किस तरीके से इनके लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि इन कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो हैं हमारी लोकसभा में, और देखने को मिलेगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, बट अब देखोगे कि गवर्नमेंट ने इस रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं अब ख़त्म कर दिया है, यानी अब ये 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे अब वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कोई भी मेंबर जो आपको ना ही लोकसभा में देखने को मिलेंगे और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी 552, बट एट प्रेजेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 545 ही हमारे मेंबर्स हैं लोकसभा में, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 13 जो है यूनियन टेरिटरी के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे किस तरीके से होता है, स्टेट्स के द्वारा किस तरीके से लोकसभा में जाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट, एंड स्टेट को जो है डिफरेंट टेरिटोरीज में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, फिर तो यहाँ पे जनता जो है डायरेक्टली वोट करती है। ठीक है, और इलेक्शन जो है बेसिकली किस प्रिंसिपल पे होता है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर एक इंडियन सिटीजन जो है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन में वोट डाल सकता है। और नेक्स्ट यहाँ लिखा है हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस लिखे हैं उसके द्वारा अगर वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो वो वोट दे सकता है। अगर मान लो कुछ प्रोविजंस के कारण या फिर कुछ ऐसी गलती कर दी है उसने कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो बेसिकली वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, एंड द वोटिंग एज जो थी पहले हम देख सकते हैं 21 साल थी, बट उसको बाद में जो है कम करके 18 साल कर दी गई है। तो ये जो किया गया है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू किया गया है कि अब 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं इन लोकसभा के इलेक्शन में। ठीक है,
तो ये हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स किस तरीके से होता है। हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी के थ्रू कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर करा है हमारे पार्लियामेंट को कि वो प्रिस्क्राइब करे कि किस तरीके से आपको चूज़ करना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन दी लोकसभा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये काम जो है पार्लियामेंट को सौंप दिया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करे कि किस तरह से यूनियन टेरिटरीज से जो है लोग चुनकर आएंगे लोकसभा में। तो पार्लियामेंट ने उसके लिए क्या किया है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बेसिकली लेके आई थी, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। इस एक्ट के थ्रू जो है वहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन है, जो भी यूनियन टेरिटरीज है हमारी वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए थे। एंड उस डायरेक्ट इलेक्शन में हमारी जनता पार्ट लेती है और फिर वहाँ से वो पर्सनस को लोकसभा में भेजती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स पहले हुआ करते थे। तो प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से यहाँ पे बेसिकली नॉमिनेट करते थे, बिकॉज वो एडिक्वली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे लोकसभा को, इसलिए ज़रूरत था कि कुछ मेंबर्स इनके प्रेजेंट हों। ओरिजिनली ये जो प्रोविजन है वो ऑपरेट करना था टिल 1960 की, सिर्फ 1960 तक हम इसको चलाएंगे। उसके बाद अगर अच्छी खासी इनकी मतलब हो जाएगी कम्युनिटी तो उसको ज़रूरत नहीं होगा इनको लोकसभा में वो देने के लिए, सीट देने के लिए। ठीक है, बाद में हम देखते हैं 1960 के बाद इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया 2020 यानी 2020 में। हम देखते हैं 2020 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि 1960 से लेकर 2020 तक फिर से कि लोकसभा में इन मेंबर्स का नॉमिनेट किया जाएगा। और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू इस टाइम पीरियड को 2020 कर दिया गया। अब टाइम ये था कि 2020 में इसको वापस से गवर्नमेंट या तो रिन्यू करती कि भाई हम फिर से चाहते हैं कि नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नॉमिनेट हो लोकसभा में, बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को रिन्यू नहीं किया और इसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया कि अब के मतलब 2020 में, याद रखना आपको, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया कि कोई भी मेंबर्स जो अब नॉमिनेट नहीं होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से इन लोकसभा में। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो 250 है, जिसमें से 238 जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के यानी यूटी के, जो कि इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, और 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट 250 तो नहीं है, बट 245 मेंबर्स आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 229 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 4 मेंबर्स यूटी को रिप्रेजेंट्स करते हैं, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड 4th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है कि किस तरीके से एलोकेशन होगी सीट्स की अंदर राज्यसभा में, यानी किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेगी राज्यसभा में और कितनी यूनियन टेरिटरीज को कितनी नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी राज्यसभा में। तो कहीं ना कहीं 4th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का किस तरीके से होता है राज्यसभा में। यानी स्टेट्स में आप देखते हो जो इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होकर आए हुए होते हैं, याद रखना कुछ नॉमिनेटेड भी होंगे कुछ इलेक्टेड भी होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को आपको चूज़ करना है। तो वो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट करते हैं उन मेंबर्स को जो आपको राज्यसभा में भेजने हैं। ठीक है, और किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है उन मेंबर्स को, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो पैटर्न है इलेक्शन का, कहीं ना कहीं हमने प्रेसिडेंट के टाइम पर भी देखा, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर भी देखा। ठीक है, तो सेम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के टाइम पे भी देखने को मिलेगा कि जब राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठेंगे तो जो स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं इस मेथड के थ्रू, यानी जो भी प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है जहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड जो भी कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्ट हो जाएगा फिर उसको स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा राज्यसभा में। ठीक है, देन है स्टेट्स जो सीट अलॉटेड की जाती है टू द स्टेट्स को अंदर राज्यसभा में, यानी कितनी मतलब कौन से स्टेट्स को कितनी सीट्स अलॉट की गई है राज्यसभा में, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं उसकी पॉपुलेशन में। यानी जो स्टेट जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी उस स्टेट की ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट देखा जाए तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बाकी सारे स्टेट से, तो यूपी की जो सीट्स है राज्यसभा में वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट्स की कितनी सीट्स आपको लोकसभा में और कितनी राज्यसभा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सीट्स जो अलॉट की जाती है स्टेट्स को हिंद राज्यसभा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हैंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, यानी किसी स्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है तो देखने को मिलेगा वहाँ से बहुत कम लोग आते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं। तो हमने देखा है कि जो 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। पहला आपकी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज की हेल्प से जो है उन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो हमारी जनता है जो पीपल है इंडिया की वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती। ठीक है, तो दिस इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस मेथड के थ्रू जो है मेंबर को इलेक्ट किया जाता है।
देन यहाँ पे ये लिखा है कि टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है एट प्रेजेंट हमारे यहाँ, जिसमें से सिर्फ 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जहाँ पे आपको जहाँ के मेंबर्स कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे राज्यसभा में। ठीक है, क्यों बाकी के मेंबर्स को क्यों नहीं लिखा? बिकॉज बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से क्यों नहीं आते? बिकॉज बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो काफ़ी कम होने की वजह से वो उतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करे। ठीक है, बिकॉज वो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो अच्छे से वहाँ पे काम वाम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, वो कौन कौन से फील्ड से होते हैं वो जाना ज़रूरी है। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो इस फील्ड से जो भी एक्सपर्ट होते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गैदर किया है, जो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आप इलेक्शन के थ्रू ही आ सकते हो, बट अगर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, वैसे आपको बैकडोर एंट्री देनी है, तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन, ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसके थ्रू एंटर किया जाता है। तो हम देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, आपकी रेखा जी हो गई हैं, और जया बच्चन हो गई, कहीं ना कहीं नॉमिनेशन के थ्रू ही राज्यसभा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है, क्या है इसके पीछे का रैशनल, क्यों हम नॉमिनेशन करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यानी एक एमिनेंट पर्सन है, उसको अपने फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है, उसकी नॉलेज को कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो राज्यसभा यूज़ कर पाए और देश के काम आ सके, वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके उसको इस नॉमिनेशन के थ्रू एंटर करवाया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट इट आल्सो बी नोटेड है दैट द अमेरिकन सेनेट हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर। यानी अमेरिका में भी आपको दो दिखने, एक तो हाउस ऑफ पीपल देखने को मिलेगा और एक होता है सेनेट। उनके यहाँ जो सेनेट होता है, हमारे यहाँ वो आपका हमारे यहाँ राज्यसभा होता है। तो जिस तरीके से हमारे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बट उनके सेनेट में आपको कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकसभा राज्यसभा डिस्कस कर लिया। और क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे पार्लियामेंट का, तो जैसे कि मैंने बताया था, उसमें एक लोकसभा होती है, देन आपकी राज्यसभा होती है, और तीसरे जो होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बुक में, तो उसमें कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जहाँ बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में 3 चीज़ें देखने को मिली थी, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, बट इन 1954 की अगर हम बात करें, तो इनका हिंदी में नाम हुआ करता था। द हिंदी नेम्स वॉज राज्यसभा एंड लोकसभा को अडॉप्ट कर दिया गया था बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी हमारे यहाँ इसको मतलब जो हाउस ऑफ पीपल होते हैं उसको हम लोकसभा बोलते हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको राज्यसभा बोला जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा हमारा अपर हाउस बोला जाता है, साथ साथ इसको सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं। सिमिलरली लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस बोला जाता है और फर्स्ट चैम्बर बोला जाता है। द फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट, यानी जो आपका राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो आपका लोकसभा है वो जो जनता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, कि वो बेसिकली ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो भी मीटिंग्स होती है उसमें बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब क्योंकि वो मेंबर नहीं है लोकसभा राज्यसभा का, तो इसलिए कोई भी मीटिंग्स जो पार्लियामेंट में होती है उसमें वो बैठ नहीं सकते, बट वो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। ठीक है, बिकॉज क्यों होते हैं, बिकॉज जो भी बिल पास किया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, उसको लॉ तभी बना सकता है जब प्रेसिडेंट की एसेंट लगे। इसके अलावा सिर्फ यही कारण नहीं है कि हम कहें कि वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से। जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जो भी होती है उसको समन करना, ठीक है, डेट अनाउंस करना कि भाई आज से शुरू हो रही है, या फिर दोनों हाउसेस को प्रोरोग करना, ख़त्म करना सेशन को, लोकसभा को डिसॉल्व करना है, दोनों हाउसेस को एड्रेस करना है, ऑर्डिनेंस लेके आना है जब लगे कि दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है या फिर कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, तो ये सारे काम भी वो कर पाते हैं बिकॉज ही इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया रादर देन कि अमेरिकन पैटर्न को हम यूज़ कर पाते, क्योंकि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसमें आपको क्राउन देखने को मिलेगा, जिसमें किंग और क्वीन होते हैं। दूसरा आपका हाउस ऑफ लॉर्ड है, जिसे अपर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन जिसे लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था वही सेम आपको हमारे यहाँ का पैटर्न देखने को मिलेगा। बट जो अमेरिका का सिस्टम है उसमें हम देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं होते, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो उनके लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। ठीक है, ना ही वो लोकसभा मतलब जो उनकी जो भी अपर हाउस होती है सेनेट, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है लोअर हाउस, उसके वो मेंबर नहीं होते। ठीक है, और क्योंकि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, तो उसका मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं। हेंस वी हैव अ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, कह सकते हैं लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। जिस तरह से क्राउन इन पार्लियामेंट होता है ब्रिटेन में, वैसे ही हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट है।
एंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन देखने को मिलता है। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द कांग्रेस, नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिटेल हमारी बुक्स में लिखी थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है उसे कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स देखने को मिलेगी लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, तो ये बुक में टेबल है, उस टेबल को आप रेफर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्यसभा है उसमें उनकी 11 सीट्स हैं और जो लोकसभा है उसमें 25 सीट्स आती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट आ पाती है क्योंकि पॉपुलेशन आप देख सकते हैं अरुणाचल की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो 1 सीट राज्यसभा में है, 2 सीट लोकसभा में है। असम की बात करें तो 7 सीट राज्यसभा में, 14 लोकसभा में है। बिहार में 16 सीट्स है राज्यसभा की और 40 है लोकसभा में। छत्तीसगढ़ की 5 सीट सिर्फ राज्यसभा में है, 11 लोकसभा में है। गोवा का 1 सीट है राज्यसभा में और 2 सीट लोकसभा में, गोवा भी सबसे छोटा कह सकते राज्य है। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात की 11 सीट्स राज्यसभा में है, 26 सीट्स आपकी लोकसभा में है। हरियाणा की 5 सीट्स राज्यसभा में है और 10 सीट्स लोकसभा में है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीट्स राज्यसभा में है और 4 लोकसभा में है। झारखंड की 6 सीट्स राज्यसभा की है, 14 सीट्स लोकसभा में है। कर्नाटका में 12 सीट्स राज्यसभा में है, 28 लोकसभा में है। केरला में 9 सीट्स राज्यसभा में है, 20 लोकसभा में है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा में है। महाराष्ट्र की 19 राज्यसभा में है, 48 लोकसभा में है। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न हो गया तो 1 सीट्स राज्यसभा में है, 2 सीट्स लोकसभा में है। मेघालय 1 सीट्स राज्यसभा में, 2 सीट्स लोकसभा में है। मिजोरम 1 सीट राज्यसभा में और 1 सीट लोकसभा में है। नागालैंड में भी 1 सीट राज्यसभा में, 1 सीट लोकसभा में है। इसके अलावा आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में 10 सीट्स राज्यसभा में है, 21 लोकसभा में है। पंजाब में 7 सीट राज्यसभा में है, 13 लोकसभा में है। राजस्थान में 10 सीट्स राज्यसभा में है, 25 सीट्स लोकसभा में है। सिक्किम में 1 सीट राज्यसभा में और 1 सीट लोकसभा में है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा में है, 39 लोकसभा में है। तेलंगाना में 7 सीट्स हैं राज्यसभा में, 17 लोकसभा में है। त्रिपुरा में 1 सीट्स राज्यसभा में है, 2 सीट्स लोकसभा में है। उत्तराखंड की 3 सीट्स राज्यसभा में है, 5 सीट लोकसभा में है। और जिस तरह से हमने देखा था उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा है, 31 सीट्स राज्यसभा में और 80 सीट्स जो है लोकसभा में है। वेस्ट बंगाल की 16 सीट्स जो है राज्यसभा में, 42 सीट्स जो लोकसभा में है। अंडमान निकोबार की हम बात करें तो अंडमान निकोबार की 1 सीट लोकसभा में है। चंडीगढ़ की 1 सीट लोकसभा में है। दादरा नगर हवेली की भी 1 सीट लोकसभा में है। दमन दीव की भी 1 सीट लोकसभा में है। और इन चारों की हमने देखा राज्यसभा में कोई सीट नहीं है बिकॉज उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। दिल्ली की हम देखते हैं राज्यसभा में है तो 3 सीट्स आती है दिल्ली की राज्यसभा में और 7 लोकसभा में। लक्षद्वीप में राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। पुदुचेरी में क्योंकि लेजिस्लेचर है तो 1 सीट आपकी राज्यसभा में है और 1 सीट लोकसभा में है। जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीट राज्यसभा में, 5 सीट लोकसभा में है। लद्दाख की 1 भी नहीं है और राज्यसभा में, लोकसभा में 1 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट्स का, किस तरह से स्टेट जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी सीट्स जो है वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बाकी स्टेट्स की तुलना में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। तो किस तरीके से लोकसभा में इलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से बांटा जाता है वो हम देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द 2 प्रोविजंस बना रखे हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ईच स्टेट इज़ allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between number and its population is same for all these states, ठीक है, and this provision does not apply to a state having a population of less than 6 million। यानी ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन यानी 60 लाख से अगर कम है उस स्टेट में ये रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपसे समझाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं अगर आपको सीट्स एलोकेट करना है हर एक स्टेट की तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पॉपुलेशन और जो भी सीट्स लोकसभा में है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए रख लेते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन मान लो 10 करोड़ है और उसको जो सीट्स अलॉट की गई है लोकसभा में 80 सीट्स हैं। तो अगर आप डिवाइड करोगे कुछ 12,50,000 करके कुछ आपको सीट्स देखने को मिलेगी, यानी कि मतलब जो यूपी है उसको उसमें जो उसको 80, क्योंकि 80 सीट्स का मतलब है कि यूपी को 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, करीबन 12,50,000। तो मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 12,50,000 है तो वहाँ से एक पर्सन इलेक्ट होकर आएगा, फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12,50,000 है तो वहाँ से एक नंबर मतलब कैंडिडेट इलेक्ट होकर आएगा। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना है कि जो हर एक स्टेट है उसको जब आप डिवाइड कर रहे हो उसकी पॉपुलेशन को उसकी सीट से तो उसका जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूपी में तो 12,50,000 की पॉपुलेशन
में से आप एक पर्सन को चुन रहे हो, वहीं आप मान लेते त्रिपुरा में कि 10,000 में से आप एक पर्सन को चुन रहे हो, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर हम यूपी में 12,50,000 की पॉपुलेशन में एक कैंडिडेट को चुन रहे हैं तो त्रिपुरा में भी इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स आपको दूसरे स्टेट का लेती हूँ, जहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में मान लेते हैं कि जो उसकी जो पॉपुलेशन है मान लो 5 करोड़ है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी क्या, बिकॉज जो भी उस समय सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कौन से ईयर की जो सेंसस हुआ होगा उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की होगी, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि मान लेते हैं वेस्ट बंगाल की 5 करोड़ पॉपुलेशन है, उसकी सीट्स 42 बेसिकली की गई है लोकसभा में एलोकेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ अप्रॉक्स करके आपका 12,50,000 आएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल को टोटल 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आपका क्या आना चाहिए, एक कैंडिडेट जो है इलेक्ट होकर आना चाहिए। यानी कि वेस्ट बंगाल को जब आप 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करोगे तो वहाँ की भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी कम से कम कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, 12,50,000 है। 12,50,000 में से भी वहाँ पे भी एक पर्सन इलेक्ट होकर आना चाहिए। तो जिस तरह से यूपी में देखा उस तरह से वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक स्टेट को एलोकेट किया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन वो सेम होनी चाहिए हर एक स्टेट में, ठीक है। मतलब जितनी पॉपुलेशन यूपी की है, जितनी पॉपुलेशन जो यूपी की निकाली गई है उस पॉपुलेशन से जो भी पर्सन एक पर्सन इलेक्ट होकर आ रहा है, सेम पॉपुलेशन दूसरे स्टेट से भी उतनी ही पॉपुलेशन से एक पर्सन इलेक्ट होकर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविज़न लिखा हुआ है। अब हमने बात की कि हर एक स्टेट में वो रेशो सेम होना चाहिए। अब हर एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है उन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में जो रेशो है वो भी सेम होना चाहिए। सेकंड प्रोविजन बताता है कि ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट सेम हो थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी को हमने 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेम वर्ड यूज़ किया है ना, तो आप देख सकते हो थ्योरेटिकली सेम बोलना आसान है, बिकॉज वहाँ पे जाके आप एग्जैक्ट पॉपुलेशन को सेम रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कंसिडर किया जाता है कि आप सेम ही रखो। ऐसा नहीं कि एक जगह आप बेसिकली 12 लाख पॉपुलेशन पे कर रहे हो, दूसरी जगह 5 लाख पॉपुलेशन रख रही है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स आप रख सकते हो कि थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। बट ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ मेंशन करी कि सो दैट मेन पर्पस क्या था इसको ऐसा करने का वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ब्रीफ देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर्स किया था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मतलब किसी भी स्टेट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा लोग चुन के जा रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन कम है, मतलब तो उससे से इतने कम लोग चुन के जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि हर एक स्टेट में जो भी आप लोग चुन रहे हैं उनकी पॉपुलेशन को सेम रखा जाए, ठीक है। कि अगर भाई वेस्ट बंगाल से 12 लाख पॉपुलेशन से सिर्फ एक पर्सन इलेक्ट हो रहा है तो यूपी में 12 लाख से एक पर्सन ही इलेक्ट होगा, तो उस चीज़ में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऑल्दो हम मानते हैं कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा लोग चुन के आएंगे तो ये तो नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कम पॉपुलेशन से कि मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन है उससे आप डिफरेंट लोगों को चुन रहे हो, ठीक है। तो पहला रीज़न था कि बिटवीन द डिफरेंट स्टेट यानी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलनी चाहिए, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेम स्टेट यानी सेम स्टेट के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि अच्छी मैनर से हम कह सकें कि वहाँ पे इलेक्शन हो के इतने लोग चुन के आए हैं लोकसभा में, या ठीक है लोकसभा में, ठीक है। देन हम बात करते हैं जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन का, इट मीन्स दैट द पॉपुलेशन एज असर्टेन एट द प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। यानी ऑब्वियसली जो उससे पहला जब भी आप पॉपुलेशन को यहाँ पे देखोगे कि कितने कौन सी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से उसको स्टेट में लिया है, तो जो भी उससे पहला सेंसस हुआ होगा उस सेंसस के हिसाब से आपको वो पॉपुलेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, एंड देन उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टेट को उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये था पहला फैक्टर। अब हम देखते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर एक सेंसस जो होता है हर 10 साल में एक सेंसस कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और हर सेंसस के बाद कहा जाता है कि रीएडजस्टमेंट होना चाहिए सीट्स का। कौन कौन सीट्स? पहला कि जो सीट्स लोकसभा में हैं हर एक स्टेट्स की, और दूसरा ईच स्टेट में जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज सेंसस जब कंडक्ट करते हैं 10 साल में तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो कोई भी स्टेट 10 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन गेन कर सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोकसभा में उसकी सीट्स नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़नी चाहिए, एंड जो स्टेट में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड कर रही है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर से आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को फिर से अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें बोली जाती है कि जब भी सेंसस होता है तो आप रीएडजस्टमेंट करना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे किसको पावर मिली है इस चीज़ से रिलेटेड हम देखते हैं। तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी करेगी एंड किस मैनर में जो ये सब चीज़ें किया जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने उसके लिए आप देख सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। तो ये कमीशन एज अथॉरिटी जो है काम करती है, किस तरीके से काम करेगी। तो ये एक्ट बेसिकली लेके आए थे, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में लेके आए, फिर 1962 में, 1972 एंड 2002। तो फर्दर अमेंडमेंट्स इसमें चलती रही जिस हिसाब से उन्हें चेंजेस लाने थे, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट से हम कह सकते हैं कि जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होंगी उस हिसाब से लोकसभा में जो सीट्स हैं वो बढ़ाई गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी स्टेट में उसको भी अरेंज किया गया। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने फ्रोज कर दिया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट। यानी कि इस अमेंडमेंट से पहले क्या हो रहा था कि हर 10 साल में जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से लोकसभा में सीट बढ़ा रहे थे। बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने देखा कि अगर इस तरीके से हर 10 साल में स्टेट्स जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, ये सोच के कि जितनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीट से लोकसभा में मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। यानी कि हर एक स्टेट क्या कोशिश करेगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी लोकसभा में सीट्स होंगी, जितनी ज़्यादा लोकसभा में सीट्स इट मीन्स ये है कि उतनी ज़्यादा पावर है उस स्टेट की उस पर्टिकुलर लोकसभा में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं था, बिकॉज एक तरीके से स्टेट को ये मैसेज जा रहा था कि आप पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करो। बट ऑलरेडी आप देख सकते हो इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस बेसिस पर अगर हर एक स्टेट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस हाई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाना। और आप देख सकते हो ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग इस सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट इतना काम करती है किस तरीके से पॉपुलेशन को कम करना चाहती है, और यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें होंगी तो हर एक स्टेट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ ही करते चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी था कि पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया जाए कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया इस अमेंडमेंट के थ्रू कि हम 1971 का जो सेंसस था उस सेंसस के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन थी स्टेट की हम वो पॉपुलेशन चूज़ करेंगे, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो है लोकसभा में जो भी सीट्स होंगी स्टेट्स की वो वहाँ पे तय की जाएगी, और हर एक स्टेट को किस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना है वो इस पॉपुलेशन से, यानी 1971 में जो भी सेंसस आया होगा उस सेंसस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और आप देख सकते हो ये जो अमेंडमेंट आया है वो 1976 में अमेंडमेंट आया, यानी 1976 से लेके 2000 तक इस चीज़ को फ्रोज कर दिया गया। यानी लोकसभा में जो सीट्स थी वो इसी सेंसस के बेसिस पे की जाएगी, ठीक है। यानी कि भले ही उसके हर 10 साल बाद सेंसस करवाए जाते थे मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, बट उस सेंसस का डाटा यूज़ नहीं किया जाता था सीट्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि 2000 तक यानी 2000 तक तो 1971 का डाटा से ही काम चला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि जो बैन था ऑन रीएडजस्टमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर द 25 ईयर्स, यानी कि 2000 तक तो किया ही था, बट इसके बाद फर्दर इसको 25 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि कितने हो गए 2026 तक। यानी 2026 तक आप कह सकते हो कि जो लोकसभा में सीट्स होंगी डिफरेंट स्टेट्स की वो किस सेंसस के हिसाब से चली आएंगी, 1971 का जो सेंसस था, ठीक है। तो ये जो बैन हटाया गया और फर्दर 25 सालों के लिए ये चीज़ बढ़ाई गई है, कैसे किया गया 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत ये चीज़ की गई विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर। और इसका और मेन पर्पस यही था कि मेन हमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंकरेज करें कि हमें पॉपुलेशन को लिमिट करना है, उससे रिलेटेड हमें मेजर्स उठाने हैं रादर देन कि हम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें, ठीक है। एंड ये जो अमेंडमेंट आई थी बट इसने एक चीज़ और की, वो ये थी कि उसने एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा में जो सीट है वो सीट तो अब नहीं बदलेगी, यानी हमने देखा कि 1976 में जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट के हिसाब से जो 1971 का सेंसस था उसके हिसाब से जो भी लोकसभा में सीट्स थी वो फिक्स रहेंगी 2026 तक, ठीक है। ये ऐसा कौन बोलता है, 84th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। बट इस 84th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि भले लोकसभा में सीट्स वैसे की वैसी रहेंगी स्टेट्स की, बट जो स्टेट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको आप अरेंज कर सकते हो किस लेवल से, कौन से सेंसस को यूज़ करके, 1991 के सेंसस को यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ इसने की। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर 87th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसने क्या किया, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। यानी कि स्टेट को जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करने की जो बात थी 84th ने क्या किया था कि 1991 का जो सेंसस आया उस हिसाब से आप पॉपुलेशन को आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करो। पर 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, कह सकते हैं उसके 2 साल बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर हम करना ही चाहते हैं यहाँ पे रीएडजस्टमेंट करना चाहते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो हम 1991 का सेंसस क्यों लेते हैं, हम अभी का जो 2001 का सेंसस आया हम उसको लेके कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में तो देखो सीट्स फ्रीज हो गई हैं, वहाँ पर तो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट जो स्टेट के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी सीट्स में आप बदलाव कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। However, this can be done without altering the number of seats allotted to each state in the लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में जो हर एक स्टेट की सीट है उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, बस जो चेंज आएगा वो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है हर एक स्टेट की उसमें आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं पार्लियामेंट ने एक एक्ट ला के ये सारी चेंजेस करें। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये चीज़ अबैंडन कर दिया, यानी मना कर दिया कि कोई भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम में एंड मुस्लिम को अदर कम्युनिटीज़ में, ठीक है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम को बोला जाता था कि आप जब इलेक्शन में खड़े होगे तो आपको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही आपको वोट डालेंगे। तो इस तरीके से डिवाइड करने की पॉलिसीज लाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद होगा तो इस तरीके का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं काफ़ी लो तबके के हैं, जिनको अभी भी बैकवर्ड सोसाइटी का माना जाता है, जैसे हमारे एससी हो गए, एसटीज़ हो गए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी था। इसलिए जो है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। किसके लिए? मतलब लोकसभा में जो सीट्स होती हैं उस सीट्स में जो एससी और एसटी को यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को कुछ रिजर्वेशन सीट कर दी कि भाई लोकसभा में इतनी सीट जो आप लोग के लिए फिक्स है, अगर आप उस सीट में इलेक्शन लड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर सीट के लिए चुन लिया जाएगा। और ये जो था किस बेसिस पे था? पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे उन्हें सीट डिसाइड की दी गई थी। अगर मान लो किसी स्टेट में एससी एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोकसभा में उनके सीट का नंबर भी उस तरीके से डिसाइड होगा। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट रिजर्व्ड इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी फॉर सच कास्ट एंड ट्राइब इज टू बियर द सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी की जो लोकसभा में सीट है वो कितनी है? 80 सीट्स हैं, ठीक है। तो 80 सीट्स है मान लेते हैं। और यूपी में जो भी एसटी और एससी है उसके लिए कितनी सीट्स रिजर्व कर रखी है? मान लेते हैं 5 सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। तो इसका जो भी रेशो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सिमिलरली एक यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी के जो भी अपने लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट रिजर्व कर रखी है एक पर्टिकुलर ट्राइब के लिए या फिर कास्ट के लिए, वो सेम होनी चाहिए उसी प्रपोर्शन में जितनी नंबर ऑफ सीट उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को लोकसभा में मिल रखी है, ठीक है। एज द पॉपुलेशन ऑफ सच कास्ट एंड ट्राइब इन द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी बियर्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओरिजिनली दिस रिजर्वेशन वॉज ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था तब 1950 में बोला गया था कि 1950 से लेकर सिर्फ 1960 तक ही हम ये पॉपुलेशन रखेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी तो इन्हें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। बट हम जानते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन एक तरह का पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है कि हर एक सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन देकर वोट हासिल करे। तो भले ये पहले से 10 साल तक के लिए बढ़ाया गया 1960 तक, बट बाद में इसको कंटिन्यूसली जो हर 10 साल में इसको इंक्रीज़ किया जा रहा था, ठीक है। और अंडर द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 ये जो रिजर्वेशन है इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। तो आप सोच सकते हो पहले 1960 में ख़त्म होने वाला था, उसके बाद हर 10 साल में बढ़ाकर फाइनली 2020 तक एक्सटेंड कर दिया कि जो SC ST है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा की सीट्स में, यानी जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें। सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल दी वोटर्स। तो कहा गया ऑब्वियसली भले ये रिजर्व सीट में इलेक्शन लड़ रहे पर इनको जो वोट देने वाले होंगे सभी वोट देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ SC कम्युनिटी के लोग ही SC को वोट दे रहे हैं या फिर ST शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी के लोग ही शेड्यूल ट्राइब को वोट दे रहे हैं। तो उस तरह का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे नहीं था। हर एक वोटर्स जो है इन बेसिकली रिजर्व कैटेगरी के जो भी SC ST उनको वोट दे सकते हैं। अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज ऑल्सो नॉट डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग अ जनरल सीट, यानी ये नहीं है कि उनको जो रिजर्व सीट मिली है उसी सीट में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल सीट है जो सभी के लिए अवेलेबल है उसमें भी उस इलेक्शन लड़ सकते हैं। देन 84th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जिसमें हमने अभी इससे पहले भी देखा था कि इस अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि रिलैक्स करना है रिजर्व सीट को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर 1991, यानी 1991 में जो भी सेंसस था उस सेंसस के हिसाब से देखा गया होगा कितना SC पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितनी ST की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से जो है फर्दर वहाँ पे जो स्टेट्स की जो भी सीट होंगी SC ST की रिजर्व सीट उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, जिसने कहा कि हम यहाँ पे सीट्स को रिलैक्स करेंगे 1991 सेंसस के बजाय 2001 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे सीटों को यहाँ पे रिलैक्स किया जाएगा और रिजर्व किया जाएगा ST SC के लिए। एंड आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं 1991 सेंसस में पहले बोला गया, फिर 2001 सेंसस में, तो यहाँ पे जो इंटरनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का रीएडजस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब जो भी इंटरनल जो भी सीट्स हैं रिजर्व की गई है ST SC के लिए उसमें चेंज लाया जा रहा है, बट जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकसभा में उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए, बट नॉट इन द केस ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा में आपको टेरिटोरियल सिस्टम देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी वोट डलती है उस वोट में जिसके पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट होगा उसको बेसिकली चुन लिया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट इट हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कि है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर इन द टू द लोकसभा।
अब हम देखते हैं कि अंडर द टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एवरी मेंबर टू द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है जोग्राफिकल एरिया को, मतलब जो भी मेंबर चुन के आता है लोकसभा में वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उस जोग्राफिकल एरिया को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्ट किया जाता है, हैंस सच अ कॉन्स्टिट्यूंसी कॉल्ड सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, कि मान लो यूपी एज अ स्टेट है, तो यूपी में आप देख सकते हैं 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको डिवाइड कर रखा है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होकर आएगा। मान लेते हैं कि हमने ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को लिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से पार्टीज़ बेसिकली इलेक्शन लड़ रही थी, बीजेपी है, कांग्रेस है और एक XYZ है। ठीक है, मान लो वहाँ पे 100 वोट्स डले, जिसमें से बीजेपी को मिले 45 वोट्स, कांग्रेस को मिले 20 वोट और XYZ को मिले 35 वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 100 वोट्स आएँ, कम से कम 51 होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर जिसके पास 51 वोट्स होंगे उसके पास होनी चाहिए ज़्यादा मेजॉरिटी, बट यहाँ पे देख सकते हैं 51 यानी जो है वो किसी के पास भी नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिसके पास भी हाईएस्ट होगा वोट एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी, उसके पास उसको बेसिकली यहाँ पे उस पार्टी के मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑल्दो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो भी लोग हैं उन्होंने सिर्फ बीजेपी को 45 मतलब मान लेते हैं कि वहाँ के लोगों ने सिर्फ ऐसे 45% लोग थे जो सिर्फ जाते थे बीजेपी जीते, बाकी कांग्रेस को जाते थे 20% जीते, एंड 20% लोग जाते थे कांग्रेस जीते और 35% जाते थे कि XYZ पॉपुलेशन मतलब पार्टी जो जीत के आए। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के पास भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी नहीं आई है, बट क्योंकि उसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिले हैं बाकी दो पार्टी से, इसलिए इसको यहाँ पे जीत लिया, मतलब इसको यहाँ पे इलेक्ट कर लिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो क्या ये जो 45 मेंबर्स है क्या वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो, बिकॉज सभी लोगों ने जो है, ज़्यादा लोगों ने तो इसको वोट नहीं किया है, बाकी मेंबर्स को भी वोट किया, बट यहाँ पे आप कह सकते हो जितने भी वोट्स डले हैं बीजेपी को वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो इस बेसिस में कहा जाता है कि जिस भी मेंबर ने, यानी कि इस सिस्टम में कैंडिडेट हु सिक्योर्स अ मेजॉरिटी ऑफ वोट इन इज डिक्लेयर इलेक्टेड, यानी जिसने भी सबसे ज़्यादा वोट जीते हैं उसको आप इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते हो। एंड द सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट, क्योंकि आप कह सकते हो एक सिंपल मेजॉरिटी की, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के केस में आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर जो पर्सन इलेक्ट हुआ है वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज सारे के सारे जो इलेक्टोरेट थे जिन्होंने वोट दिया था वो तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे उस पार्टी को जीत के आई है। बस इस बेसिस पे कि उसने मेजॉरिटी हासिल किया, हम ये नहीं कह सकते ना कि वो पूरे के पूरे इलेक्टोरेट यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट सिक्योर द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो भी डिफेक्ट्स है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में उसको रिमूव करने की बात करता है। अंडर दिस सिस्टम ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन प्रपोर्शन टू द नंबर, इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट ए ड्यू शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है लेजिस्लेचर में। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम यहाँ पे हर एक पर्सन जो है यहाँ पे पार्ट लेता है और अपने इलेक्शन में जो भी उसकी वोट है वो डालता है। देर आर टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं। पहला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो हमने प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी जो मेंबर्स को चुन के भेजते हैं तो वो भी इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू आता है। एक दूसरा जो होता है लिस्ट सिस्टम होता है। इन इंडिया में फर्स्ट काइंड अडॉप्ट किया गया, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, दो सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड एडवोकेटेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टू द लोकसभा, यानी जो लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स की उसके लिए भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अडॉप्टेड दिस सिस्टम। उसके पीछे के दो रीज़न थे। बिकॉज आप सोच सकते हो कि लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और आप इतने सारे वोटर्स जो हैं जो कहीं ना कहीं इतने एजुकेटेड नहीं है जो सिस्टम को समझ पाएँ, और इतने लार्ज पॉपुलेशन में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उस समय मतलब इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से आप इलेक्शन करवाएं। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न जो दिया गया था ना करवाने का होता है डिफिकल्टी ऑफ द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग जैसे समझ नहीं आता कि भाई किस तरीके से प्रेफरेंस देना है, कि कौन से पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, कैसे को सेकंड देनी है। बिकॉज आज के टाइम पे भी लोग को सिर्फ एक बटन दबाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाते कि किस पार्टी का बटन वो दबा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप ये इमेजिन करना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी। सेकंड कहा था कि अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, यानी ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ये पता होता है कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वोट जो है उनको मिल ही जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर खड़ी होंगी एंड तो कितना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है हमारे गवर्नमेंट में, वो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है,
बट हम देखेंगे एडिशनली द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज़ द फॉलोइंग डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, कुछ उसके नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान है वो हम देखते हैं। पहला है हाईली एक्सपेंसिव, ठीक है। क्यों एक्सपेंसिव है? बिकॉज जिसने वोट डालने थे भाई वो तो डाल के चले गया, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि जो वोट की काउंटिंग करेगा उसके अलावा कितना मुश्किल है। ऊपर से क्योंकि आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए अब जब इसको लेते हो तो वहाँ पे ज़्यादा वोटर्स नहीं होते, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, सिर्फ वही आते हैं। बट आप जब पूरे के पूरे इंडिया में उसको चाहोगे करना तो कितने ज़्यादा आप सोच सकते हो वहाँ पे आपको शीट मिलेगी, उस शीट में आप रेफरेंस दोगे तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये आप सोच सकते हो। सेकेंड रीज़न है इसका कि इट डज़ नॉट गिव एनी स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शन। यानी कि बाई इलेक्शन बेसिकली तब करवाया जाता है जब आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर सीट वैकेंट हो जाती है या फिर किसी की डेथ के कारण वैकेंट हो रही है सीट, या फिर कुछ उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो उस केस में नॉर्मली क्या होता है, बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। बट क्योंकि इलेक्शन एक ही बारी हो रहा है और प्रेफरेंशियल देके इलेक्शन किया जा रहा है, तो उसमें कोई स्कोप नहीं होता कि अगर कोई भी बाई मतलब सीट वैकेंट हो रही है तो उसको बाई इलेक्शन के थ्रू भरा जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। थर्ड ये है एलिमिनेट द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोटर एंड द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हम जानते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम जानते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं बिकॉज उस रिप्रेजेंटेटिव ने उस एरिया में काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स किए, काफ़ी अच्छे काम किए, तो वो देख के कहीं ना कहीं वोटर्स को अच्छा फील होता है कि हाँ भाई हम इसको वोट डाल रहे हैं। बट अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं लड़ता, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वोटर्स को काफ़ी डिफिकल्ट होगा चूज़ कर पाना कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दें, ठीक है। बिकॉज एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव को आप वोट दे रहे हो बिकॉज उसने अच्छा काम किया, वो आपको दिख रहा है। बट एक पॉलिटिकल पार्टी कितने अच्छे से काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट बेसिकली वोटर का और उस पार्टी का बन नहीं पाता है। और कह सकते हैं कि जिस पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही होगी और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीती होंगी तो उसको बेसिकली इलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है डिमेरिट्स में, इट प्रमोट द माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। यानी कहीं ना कहीं बस वही बार बार चीज़ बोली जा रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसने कितना अच्छा काम किया वो चीज़ यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। एंड जो लोगों की सोच रहेगी माइनॉरिटी थिंकिंग होगी उसी को प्रमोट किया जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ देख सकते हैं कि भले वो पॉलिटिकल पार्टी इतनी फेमस ना हो, इतना अच्छे से उसने काम नहीं किया, बट अगर प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम होगा तो कुछ ना कुछ प्रेफरेंस तो उन्हें मिल ही जाएगी। भले किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस में ना रखा हो, किसी ने थर्ड प्रेफरेंस में रख दिया हो, किसी ने फोर्थ प्रेफरेंस में रख दिया, तो उसके द्वारा कुछ तो वोट उन्हें मिलेगा ही। तो ये जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी इसमें। नेक्स्ट है कि इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज द दैट ऑफ वोटर। यानी पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं बढ़ेगा बिकॉज पार्टीज़ जो है वो सामने दिखेंगे लोगों को। कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपको इलेक्ट करना है वो नहीं होगा, एक पार्टी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी जिसको आपको वोट करना पड़ेगा। वो पार्टी ने अच्छा काम किया वो आपको देख पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिमेरिट्स देख लिए प्रेफरेंशियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी जो लोकसभा है उसके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जो कह सकते हो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो काफ़ी सूट करता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। एंड बाकी जो आपका राज्यसभा है या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही सूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, यानी जो हमारा राज्यसभा है एंड जो हमारा लोकसभा है तो उसका ड्यूरेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा का ड्यूरेशन। तो राज्यसभा इसको 1952 में बनाया गया था, यानी फर्स्ट इससे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में। एंड ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं इसके रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, ठीक है। तो एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर जो होंगे राज्यसभा का उसको रिटायर कर दिया जाता है। देयर सीट्स आर फिल्ड बाय द फ्रेश इलेक्शन, एंड जो भी राज्यसभा के फ्रेश इलेक्शंस होते हैं उसके द्वारा फिर इन्हें फिल किया जाता है, या फिर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, यानी प्रेसिडेंट को जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है उसके थ्रू भी इसको फिल कर सकते हैं एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, एवरी थर्ड ईयर। बिकॉज हर 2 साल में इसको जो रिटायर होंगे उनको यहाँ से बेसिकली रिटायर कर दिया गया है। तो उसके बाद जो नए इलेक्शंस होंगे वो कब होंगे, एवरी थर्ड ईयर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स नहीं किया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एंड ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उसका टर्म कितना होना चाहिए। तो क्योंकि फिर इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था, पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसके थ्रू बताया गया है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा मेंबर ऑफ राज्यसभा का वो 6 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। एंड ये एक्ट जो है बेसिकली एम्पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो कर्टेल कर दे द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। यानी जब 1952 में जब पहली बार राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट था कि कैसे हम जो है हर 2 साल में जो हमने क्राइटेरिया रख रखा है कि 1/3 मेंबर्स को रिमूव करना है। तो क्योंकि हम हर 6 साल का टाइम पीरियड है राज्यसभा के मतलब मेंबर के टर्म का, तो क्योंकि अब जब पहली बार जब इसको रिटायर करोगे मतलब लोगों को 1/3 मेंबर्स को निकालोगे तो कौन से वो मेंबर्स होंगे जिनको आप निकालोगे, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था चूज़ करना। बिकॉज हर एक मेंबर का टर्म 6 साल का है, तो कोई भी बोल सकता है कि भाई मेरे 6 साल तो पूरे नहीं हुए तो मुझे कैसे अभी हर 2 साल में आप निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को के लिए कि क्या किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि किस तरीके से आप जो पहली राज्यसभा बैठेगी तो उसमें कौन से मेंबर को
1/3 मेंबर को आप निकालोगे, ठीक है। तो इन द फर्स्ट बैच इट वाज डिसाइडेड बाय द लॉटरी, तो लॉटरी के थ्रू डिसाइड किया गया, कुछ नाम लिख दिए गए थे एंड उस जिनका नाम आया होगा उनको बेसिकली फिर रिटायर कर दिया, ठीक है। और एक बार जब रिटायर हो गए तो फिर जब सेकेंड बैच आया होगा तब से तो नॉर्मल हो ही जाएगा, ठीक है। फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेजिडेंट टू मेक प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। एंड इस एक्ट ने कहीं ना कहीं ऑथराइज़ किया प्रेसिडेंट को कि वो कुछ ऐसे प्रोविजंस को गवर्न करे जो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट क्या होने वाला है मेंबर्स का बताएं। तो अंडर दिस द प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसका नाम था राज्यसभा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एंड मेंबर ऑर्डर 1952। उसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो कब रिटायरमेंट जो ऑर्डर, क्योंकि जो भी ऑर्डर निकाला गया था इसी ऑर्डर के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आज के डेट में जो 1/3 मेंबर का एलिमिनेशन देखते हैं राज्यसभा में निकलते हैं जब वो रिटायर होके, तो ये भी इसी ऑर्डर के थ्रू ही पास किया गया था, ठीक है। तो आज की डेट में भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अगर इसको चेंज करना है हर 2 साल की जगह हर 3 साल में करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं एक ऑर्डर निकाल के, ठीक है। और ये पावर हमारे प्रेसिडेंट को मिली हुई है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकसभा का ड्यूरेशन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो लोकसभा इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, जैसे आपको राज्यसभा का दिखता है वैसा लोकसभा पे नहीं है। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। इट्स नॉर्मल टर्म इज़ 5 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, यानी जब से उसकी फर्स्ट मीटिंग शुरू हुई है तब से लेकर 5 साल तक का उनको टाइम होता है। आफ्टर जनरल इलेक्शन आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, उसके बाद तो ऐसे 5 साल पूरे हो गए तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर की टर्म, होने से पहले इसको जो है कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि क्यों प्रेसिडेंट ने जो डिसॉल्व किया, बिकॉज अगर मेजॉरिटी नहीं रहेगी लोकसभा में उन बेसिकली मेंबर्स की तो कहीं ना कहीं उनको फिर डिसॉल्व करना ज़रूरी हो जाएगा। फर्दर द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम। तो ये हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे देखा था कि नॉर्मली तो 5 साल होते हैं लोकसभा का, बट 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, तो उस समय आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, बट हर एक साल के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जिस तरह से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कितना टाइम तक आपको नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो आप उसको बढ़ा सकते हो फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी हर एक बार 1 साल के लिए बढ़ाना है और ऐसे करके आप कितने भी ईयर्स तक उसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। और जैसे ही 6 महीने इमरजेंसी जैसी खत्म होगी, खत्म होने के 6 महीने बाद आपको इसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड नहीं करना, फिर आपको इलेक्शन करवानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा देखा गया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था इमरजेंसी के चैप्टर में कि जो 5th लोकसभा थी तो उसको बेसिकली एक्सपायर होना था 18 मार्च 1976 में, बट कहीं ना कहीं इमरजेंसी के दौरान उसको एक्सटेंड कर दिया गया उसका 1 साल, यानी 18 मार्च 1977 तक उसको एक्सटेंड कर दिया उसका टाइम पीरियड किसका, लोकसभा का। उसके लिए एक्ट लाया गया एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। इट वॉज एक्सटेंडेड फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, फिर से 1 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया गया। तो पहले 18 मार्च 1977 तक था, अब 18 मार्च 1978 कर दिया गया बाय द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के द्वारा, और फिर से एक्ट लाया गया उसके लिए जो कि था एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। हाउएवर द हाउस वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 18 जनवरी 1977 आफ्टर हैविंग बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 मंथ्स एंड 6 डेज तक वो एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप एक्सटेंड कर सकते हो, वरना तो 5 साल तक ही उसका जो है मेन टेन्योर है, उसके बाद आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं एंड इसके बाकी के टॉपिक का आने वाले वीडियोज़ में आपको अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।